गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुन्ना सर। इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम लोग को पढ़ना है कौन सा टॉपिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हिंदी मीनिंग होता है स्थिर विद्युत बल, जिसे हम लोग विद्युत बल भी कहते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोगों को रिलेटेड टॉपिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इससे जुड़े हुए टॉपिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो रिलेटेड टॉपिक क्या है? पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ना है, जिसे हम लोग चार्ज पार्टिकल भी कहते हैं। फिर हम लोगों को जानना है कि स्टैटिक पॉइंट चार्ज क्या होता है। स्टैटिक पॉइंट चार्ज, जिसे स्टैटिक चार्ज पार्टिकल भी कहा जाता है। और फिर हम लोगों को पढ़ना है टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज या टू स्टैटिक चार्ज पार्टिकल्स। तो ये जो रिलेटेड टॉपिक है वो पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम लोग सबसे पहले अब पढ़ने जा रहे हैं रिलेटेड टॉपिक, और वो फर्स्ट टॉपिक क्या है? पॉइंट चार्ज। क्या है? पॉइंट चार्ज, जिसे चार्ज पार्टिकल भी कहा जाता है। तो फर्स्ट रिलेटेड टॉपिक क्या है? चार्ज पार्टिकल और पॉइंट चार्ज। तो किसे कहेंगे चार्ज पार्टिकल? तो ऐसा पार्टिकल जो चार्ज रखता हो या जिस पार्टिकल पर चार्ज हो उसे चार्ज पार्टिकल कहते हैं, और उसी को पॉइंट चार्ज भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या हो सकता है? व्हिच पार्टिकल हैज इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड चार्ज पार्टिकल और पॉइंट चार्ज। तो डेफिनेशन क्या हो सकता है? व्हिच पार्टिकल हैज इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड चार्ज पार्टिकल और पॉइंट चार्ज। तो क्या कहलाता है जी? चार्ज पार्टिकल कहलाता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो चार्ज पार्टिकल कहलाता है या पॉइंट चार्ज कहलाता है। इसे अगर दिखलाना हो हम लोग तो कैसे दिखलाते हैं? ये पॉइंट है, मान लो चार्ज है इस पर Q, तो इस प्रकार से दिखला देते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है? जैसे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है, तो उसे चार्ज पार्टिकल या पॉइंट चार्ज कहेंगे। प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा उसे क्या कहेंगे? चार्ज पार्टिकल या पॉइंट चार्ज कहेंगे। तो जो जो छोटे पार्टिकल हैं उस पर जब भी चार्ज होगा तो उसे चार्ज पार्टिकल या पॉइंट चार्ज कहा जाता है। अब हम लोग को पढ़ना है स्टैटिक चार्ज पार्टिकल और स्टैटिक पॉइंट चार्ज के बारे में। तो जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है या जिस चार्ज पार्टिकल का स्पीड 0 होता है, उस चार्ज पार्टिकल को स्टैटिक चार्ज पार्टिकल कहा जाता है या स्टैटिक पॉइंट चार्ज कहा जाता है। तो देखा जाए स्टैटिक चार्ज पार्टिकल और स्टैटिक पॉइंट चार्ज। व्हिच चार्ज पार्टिकल बी एट रेस्ट, जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है और या हैविंग 0 स्पीड, या 0 स्पीड रखता है या उसका 0 स्पीड होता है, कॉल्ड स्टैटिक पॉइंट चार्ज। क्या कहलाता है? स्टैटिक पॉइंट चार्ज कहलाता है। तो यहाँ दिखाया गया है Q पॉइंट चार्ज है, उसका स्पीड भी क्या है? 0 है। तो इस पॉइंट चार्ज को क्या कहोगे? स्टैटिक पॉइंट चार्ज। क्या कहोगे? स्टैटिक पॉइंट चार्ज। तो स्टैटिक पॉइंट चार्ज क्या हो गया? जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है उसे स्टैटिक चार्ज पार्टिकल या स्टैटिक पॉइंट चार्ज कहा जाता है। अब देखोगे टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज किसे कहा जाता है? व्हिच टू चार्ज पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, जो टू चार्ज पार्टिकल्स, दो चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट में होते हैं रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे की तुलना में, देन दे आर कॉल्ड, तब वो कहलाते हैं टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज और चार्ज पार्टिकल्स, तब वह क्या कहलाता है? टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज कहलाता है
या टू स्टैटिक चार्ज पार्टिकल्स कहलाता है। कब? जब टू चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे की तुलना में रेस्ट में हो। तो एक दूसरे की तुलना में रेस्ट में होने का क्या मीनिंग है जी? जैसे Q1 का स्पीड 0 हो, Q2 का भी स्पीड 0 हो, तो Q1 से Q2 को देखा जाए या Q2 से Q1 को देखा जाए तो ये स्थिर प्रतीत होता है, तो इसे स्टैटिक पॉइंट चार्जेज कहा जाता है। अब देखो Q1 और Q2 किसी गाड़ी पर रखा हुआ है और गाड़ी का स्पीड है 40 km/h ईस्ट पूरब की ओर। तो ऐसी स्थिति में भी Q1 से अगर Q2 को देखा जाए तो वह स्थिर रेस्ट में प्रतीत होगा, और Q2 से Q1 को देखा जाए तो वह भी स्थिर रेस्ट में प्रतीत होगा। तो यह Q1 और Q2 भी टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज होंगे। यदि घड़ी के सेकेंड वाली सुई पर Q1 चार्ज हो और यहाँ Q2 चार्ज हो, और ये घड़ी की सुई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हो, तो Q1 से Q2 को देखा जाए और Q2 से Q1 को देखा जाए तो दोनों एक दूसरे की तुलना में स्थिर प्रतीत होता है। तो इस स्थिति में भी यह Q1 और Q2 टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज होगा। तो टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज समझ में आ गया होगा। दोनों का रेस्ट में रहना जरूरी नहीं है, रेस्ट में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो इसका मेन कंडीशन क्या है? दोनों एक दूसरे की तुलना में रेस्ट में प्रतीत होना चाहिए। तो इस स्थिति में यह टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज या टू स्टैटिक चार्ज पार्टिकल्स कहलाता है। अब हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हिंदी मीनिंग होता है स्थिर विद्युत बल, और इलेक्ट्रिक फोर्स का हिंदी मीनिंग होता है विद्युत बल। तो स्थिर विद्युत बल या विद्युत बल के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग समझें, मान लो कि Q1 और Q2 टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज है। Q1 और Q2 टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज है। तो ये भी स्टैटिक पॉइंट चार्ज है, ये भी स्टैटिक पॉइंट चार्ज है। तो Q1 स्टैटिक चार्ज पर, तो Q2 चार्ज के द्वारा अगर फोर्स लगाया जाता है, फोर्स आरोपित होता है, फोर्स एग्जर्ट होता है, किसके कारण? चार्ज प्रॉपर्टी के कारण। किसके कारण? चार्ज प्रॉपर्टी के कारण। या Q1 के द्वारा Q2 पर चार्ज प्रॉपर्टी के कारण अगर फोर्स एग्जर्ट होता है, फोर्स लगाया जाता है, तो ऐसे फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो इसे हम लोग किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं? कह सकते हैं द फोर्स ऑन अ स्टैटिक चार्ज बाय अदर स्टैटिक चार्ज ड्यू टू चार्ज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरे तरह से कह सकते हैं द फोर्स एग्जर्टेड बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज ड्यू टू चार्ज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। ध्यान रहे, अगर इसका मास m1 हो और इसका मास m2 हो, तो दोनों मास प्रॉपर्टी के कारण, इसके पास मास m1 है, इसके पास m2 है, तो मास प्रॉपर्टी के कारण एक दूसरे पर जो फोर्स एग्जर्ट करेगा, लगाएगा, उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। और चार्ज प्रॉपर्टी के कारण यह पार्टिकल एक दूसरे पर जो फोर्स एग्जर्ट करता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। और यह दोनों ही फंडामेंटल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों फंडामेंटल फोर्स है। तो डेफिनेशन क्या होगा, समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ स्टैटिक चार्ज, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ स्टैटिक चार्ज, किसी स्टैटिक चार्ज पर आरोपित या लगाया गया बल, बाय अदर स्टैटिक चार्ज, दूसरे स्टैटिक चार्ज के द्वारा, कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। तो किसी स्टैटिक चार्ज पर दूसरे स्टैटिक चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, एक्सर्ट होता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। तो ये फोर्स जो होता है वो क्या होता है जी? फंडामेंटल फोर्स होता है या बेस फोर्स होता है। ये क्या होता है? फंडामेंटल और बेस फोर्स होता है। तो क्या लिखा जा सकता है? फंडामेंटल और बेस फोर्स, बेस फोर्स। यह सेंट्रल फोर्स भी होता है। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स काम करेगा वह दोनों के सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होगा उस लाइन के अलोंग होता है। यह एक्सचेंज फोर्स भी होता है, यह कंजर्वेटिव फोर्स है, यह नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या फील्ड फोर्स होता है। तो इन बातों को हम लोग एक एक करके अब समझते हैं। तो लिखाया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फंडामेंटल फोर्स होता है या बेस फोर्स होता है। प्रकृति में टोटल 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, जानते होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहा जाता है, थर्ड है मैग्नेटिक फोर्स और फोर्थ है न्यूक्लियर फोर्स। इन सभी में ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे कमज़ोर बल होता है, लेकिन इसका रेंज बहुत अधिक होता है, मतलब यह बहुत अधिक दूरी तक इसका प्रभाव होता है। और इस 4 फंडामेंटल फोर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फंडामेंटल फोर्स होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखें। अगर Q1 पॉइंट चार्ज हो और Q2 भी पॉइंट चार्ज हो, तो मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा। ध्यान से देखोगे ये दोनों फोर्स उस लाइन पर काम कर रहा है जो लाइन दोनों पॉइंट चार्ज के सेंटर को मिलाता है। इसका मतलब है ये फोर्स दोनों चार्ज पार्टिकल के सेंटर की ओर, दोनों चार्ज पार्टिकल के सेंटर की ओर एक्सर्ट होता है, एक्शन में रहता है, काम करता है, जिस कारण इसे सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। अगर यह दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो एक दूसरे को पुश करता है, धक्का देता है, तो ये इसको इधर धक्का देगा और ये इसको इधर धक्का देगा। तो ऐसी स्थिति में भी देखो यह दोनों फोर्स दोनों के सेंटर को मिलाने वाले लाइन पर ही होता है, तो इसलिए इसे सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। तो समझ गए होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को या इलेक्ट्रिक फोर्स को सेंट्रल फोर्स क्यों कहा जाता है। Q1 और Q2 के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है उसका रीजन होता है कि दोनों के बीच पार्टिकल का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। उस पार्टिकल के एक्सचेंज आदान प्रदान होने के कारण यह फोर्स काम करता है, इसलिए इसे एक्सचेंज फोर्स भी कहा जाता है। कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, यहाँ हम लोगों को नहीं पढ़ना है, वो हम लोगों को हायर क्लास में पढ़ना है, तो उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। सिर्फ यह हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 पॉइंट चार्जेज के बीच काम करता है जब उनके बीच पार्टिकल का एक्सचेंज होता है, इसीलिए इसे एक्सचेंज फोर्स भी कहा जाता है। ये 2 चार्ज पार्टिकल बिना कांटेक्ट में आए एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करता है,
एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, इसलिए इसे नॉन कांटेक्ट फोर्स भी कहा जाता है। Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड या प्रभाव Q2 तक होगा। अगर Q2 का इफेक्ट प्रभाव Q1 पर होगा तो दोनों के बीच फोर्स काम करता है। इसका मतलब है यदि किसी एक पॉइंट चार्ज के फील्ड में, फील्ड का मतलब जहाँ तक उसका इफेक्ट है, उसके अंदर अगर दूसरा स्टैटिक चार्ज आ जाता है तो उस पर यह फोर्स लगाता है, अगर उसके फील्ड में आ जाता है उसके प्रभाव में आ जाता है। तो इसलिए इस फोर्स को फील्ड फोर्स भी कहा जाता है। तो क्या क्या कहा जाता है? फंडामेंटल और बेस फोर्स कहा जाता है, सेंट्रल फोर्स कहा जाता है, एक्सचेंज फोर्स कहा जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। इसे कंजर्वेटिव फोर्स भी कहा जाता है। कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। और भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो फिर मन में आ रहा होगा कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है? ये क्लास 11th में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़ना था, वहाँ पढ़ाया गया था। तो फिर थोड़ा सा हम बतला देते हैं। जिस फोर्स के द्वारा क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 हो, अगर किसी फोर्स के द्वारा पार्टिकल को इस तरह से इसे लाया जाए, बंद पथ में, बंद रास्ते में लाया जाए और वर्क डन क्या हो? 0 हो, तो उस फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और इस फोर्स को जो भी फील करता है, महसूस करता है, उसके पास ऑटोमेटिक एनर्जी स्टोर हो जाता है। उस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में तो थोड़ा सा याद आ गया होगा। जिस फोर्स के द्वारा क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होता है और इस फोर्स को जो भी फील करता है उसके पास एनर्जी स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो अब हम लोग इन बातों को लिख लें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? सेंट्रल फोर्स भी होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, बिना कांटेक्ट में आए कोई चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता है। यह फील्ड फोर्स होता है, अगर किसी एक चार्ज के फील्ड में दूसरा चार्ज आ जाता है तो यह उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है, इसलिए इसे फील्ड फोर्स कहा जाता है। एक्सचेंज फोर्स, टू चार्ज पार्टिकल के बीच, चार्ज पार्टिकल के बीच पार्टिकल के एक्सचेंज होने के कारण, आदान प्रदान होने के कारण यह फोर्स काम करता है, इसीलिए इसे एक्सचेंज फोर्स भी कहा जाता है। इसे कंजर्वेटिव फोर्स भी कहा जाता है। यह कंजर्वेटिव फोर्स होता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा क्लोज्ड पाथ में, बंद पथ में किया गया वर्क, कार्य शून्य होता है, 0 होता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स को जो भी फील करता है, जो भी महसूस करता है, उसके पास एनर्जी स्टोर हो जाता है, इसलिए यह कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ लॉ के नियम का पालन करता है, जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। यह इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे करता है, वो आगे देखेंगे हम लोग। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? फोर्स का एक रूल होता है, लॉ होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो उस लॉ को भी ओबे करता है, उस नियम का पालन करता है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस किस रूल का पालन करता है, किस रूल को ओबे करता है? तो फर्स्ट, ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड, it obeys inverse square law. Third, it obeys
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। तो इसे हम लोग लिख लें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे लिखा गया ई फोर्स ऑलवेज पालन करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तृतीय गति नियम का। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लॉ को ओबे करता है। तो यह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये दोनों हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे इसका डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स क्या होता है। मान लो Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्जेज हैं, Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्जेज हैं। Q1 Q2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और Q2 Q1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब है जब कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को जिस इलेक्ट्रिक फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है उस इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अट्रैक्टिव फोर्स कहा जाता है या अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई चार्ज Q1 दूसरे चार्ज Q2 को धक्का देता है, अपने से दूर की दिशा में धक्का देता है, तो ऐसी स्थिति में वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। रिपल्सिव का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिकर्षी या विकर्षी और अट्रैक्टिव का हिंदी मीनिंग होता है आकर्षी। तो इसे हम लोग अगर फिगर के द्वारा समझें तो किस प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे मान लो ये Q1 पॉइंट चार्ज है और ये Q2 पॉइंट चार्ज है। तो Q1 अगर Q2 पर फोर्स लगाता हो अपनी ओर और Q2 Q1 पर फोर्स लगाता हो अपनी ओर, तो कोई पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज को अपनी ओर खींचता हो, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट चार्ज Q1 दूसरे पॉइंट चार्ज Q2 को अपने से दूर की दिशा में धक्का देता हो, तो ऐसी स्थिति में यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। ये इसे इस दिशा में धक्का देता हो तो यह क्या कहलाएगा, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। तो इसे हम लोग अब लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 टाइप्स के होते हैं, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब हम लोग देखेंगे अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हेन अ पॉइंट चार्ज एक्सर्ट्स, जब कोई पॉइंट चार्ज आरोपित करता है, लगाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अदर पॉइंट चार्ज, दूसरे पॉइंट चार्ज पर, टुवार्ड्स इटसेल्फ, अपनी ओर। तो जब कोई पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पर अपनी ओर फोर्स लगाता है, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तब वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहलाता है, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता हो, लेकिन किधर, अपनी ओर, तो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और यह फोर्स कब लगता है, जब कोई पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो दोनों
एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, तब एट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। अब हम लोग बात करेंगे रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। यहाँ देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है और ये नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है। तो यह पॉइंट चार्ज इसे अपनी ओर खींचता है और ये पॉइंट चार्ज इसे अपनी ओर खींचता है, या ऐसा कहो कि यह इस पर फोर्स एक्सर्ट करता है अपनी ओर और यह भी इस पर फोर्स एक्सर्ट करता है अपनी ओर। तो ऐसी स्थिति में यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहलाता है? एट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन कैसा है? एट्रैक्टिव। अब हम लोग देखें रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, जब कोई चार्ज पार्टिकल पुशेज धक्का देता है अदर चार्ज पार्टिकल, दूसरे चार्ज पार्टिकल को, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किस फोर्स के कारण? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण धक्का देता हो, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तब वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहलाता है? रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। तो यदि यह प्लस Q1 चार्ज हो और यह प्लस Q2 चार्ज हो, ये इसको इधर धक्का दे रहा हो और ये इसे इधर धक्का दे रहा हो, किस फोर्स से? F डैश फोर्स से। तो इस F डैश फोर्स को रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। तो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिमिलर चार्ज पार्टिकल के बीच, सिमिलर पॉइंट चार्ज के बीच काम करता है। जैसे प्लस प्लस के बीच अगर यह माइनस Q1 चार्ज होता और यह माइनस Q2 चार्ज हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी यह इसे पुश करेगा, धक्का देगा, और यह भी इसे पुश करता है, धक्का देता है। तो सिमिलर पॉइंट चार्जेज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे को पुश करता है। और डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल और पॉइंट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, दूसरे को अपनी ओर खींचता है। कब? जब चार्ज पार्टिकल क्या हो? डिसिमिलर हो। और सिमिलर होगा तो एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को धक्का देता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किस प्रकार से यह फोर्स काम करता है, किन किन नियमों का पालन करता है, किस किस फैक्टर पर यह डिपेंड करता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ में। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर तुम लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। फिजिक्स फॉर यू मुन्ना सर। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के साथ फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।